हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएससी क्लास 6 की बायोलॉजी का चैप्टर 5 ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अगर आपने चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। In this chapter, we will learn about the respiratory system, which is one of the most important organ system of living body. बच्चों, इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट muscles of digestive tract continuously contract and relax, due to which the indigested food gets digested and provide nutrition to our body. बच्चों, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 4th चैप्टर में, कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है इनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्टेड फूड बनाने में और हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। द फैक्ट इज दैट द मसल्स ऑफ आर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नीड ऑक्सीजन टू आर वर्क प्रॉपरली। बच्चों, फैक्ट क्या है कि जो मसल्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है प्रॉपरली वर्क करने के लिए। दिस ऑक्सीजन कम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो बिफोर स्टडिंग about the human respiratory system, we have to learn that what the respiration is. तो सबसे पहले बच्चों, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड ऑफ लिविंग बॉडी। रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? एक प्रोसेस होती है जिसमें कि रिलीज होती है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। और कब रिलीज होती है? जब ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेक डाउन, तो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, ह्यूमन बींग्स भी, वो सभी क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से। उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से। When the glucose present in digested food combines with oxygen, it completely breaks down and a large amount of energy is released with the liberation of carbon dioxide and some amount of water vapor. बच्चों, क्या होता है कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है डाइजेस्टेड फूड में, जब वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो उसका पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन कंबाइन करती है ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोज का क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन, और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी निकलता है, रिलीज होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज रिलीज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एक कम अमाउंट में एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, और ब्रेक डाउन भी जो रहता है वो इनकम्प्लीट होता है ग्लूकोज का, इसलिए प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। इन रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो रेस्पिरेशन में होता है वो एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ये एक केमिकल प्रोसेस है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये रिएक्शन है और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर ही लर्न कर लेना। दो द प्रोसेस ऑफ respiration looks simple, but it involves a series of reactions that are controlled by the enzymes. आपको ये जो रिएक्शन है ये सिंपल दिख रही होगी, जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की ये सिंपल लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी सारी सीरीज ऑफ जो रिएक्शन है वो इन्वॉल्व है और वो एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। गैसियस एक्सचेंज। ऑल living things need energy to carry out various life process। जो
सभी लिविंग बींग्स होते हैं उन सभी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग प्रोसेसेस को करने के लिए। मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो मोस्ट ऑर्गेनिज्म होती हैं उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेशन। टू कीप द प्रोसेस गोइंग ऑन, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। इस प्रोसेस को रखने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टेक करते हैं ऑक्सीजन को और गिव आउट करते हैं, मीन्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। Fact zone ATP. ATP molecules act as energy packet in our body. These energy packets can release instant energy whenever it is needed. ATP molecules क्या होते हैं बच्चों? ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, हमारी बॉडी के एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ये एनर्जी पैकेट कब रिलीज़ करते हैं एनर्जी? जब हमें ज़रूरत होती है, जब भी हमें इनकी नीड होती है तो ये इंस्टेंट एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन और सिंपलर वन। Hence, digestion and respiration, both the life process are interrelated. In fact, we will see that all life process are interrelated. जो रेस्पिरेशन होती है बच्चों, वो एनर्जी को रिलीज़ करती है, जिस और कहाँ से आती है वो एनर्जी? वो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल, मतलब जब लार्ज फूड पार्टिकल सिंपलर में बदलता है तो ये एनर्जी मिलती है। तो मीन्स इससे हमें क्या पता चला कि जो डाइजेशन है और रेस्पिरेशन है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मीन्स ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और हम देखें तो जो भी हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं, वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम बच्चों फेजेस पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के फेजेस कितने होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हैज़ टू स्टेज, ब्रीथिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बच्चों एक होती है ब्रीथिंग और दूसरी होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दोनों ही अलग अलग होती हैं, इन दोनों को आप इक्वली लेना। देखिए अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इनहेलिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ब्रीथिंग होती है ये फिजिकल प्रोसेस होती है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जिस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम एक्सहेल करते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल्यूलर और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। अभी हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ा, मींस ब्रीथिंग को पढ़ा। अब हम सेल्यूलर और इंटरनल रेस्पिरेशन की स्टडी करेंगे। इन अ बायोमोलिक्यूल प्रोसेस, it is a biomolecular process in which glucose is oxidized to release energy. As a result of cellular respiration, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। बच्चों ये जो होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, मीन्स ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक करने के बाद, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमें क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी भी। On the basis of their mode of respiration, the process of external respiration or breathing is different in different organisms. However, the cellular respiration is similar in both plants and animals. Both of them take in oxygen and release carbon dioxide and water and some amount of energy. बच्चों जो रेस्पिरेशन होता है इसमें जो प्रोसेस होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, मीन्स ब्रीथिंग की, ये अलग अलग होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की। ये डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की।
बट जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है वो प्लांट्स में और एनिमल्स में सभी में सेम होती है। ऑक्सीजन को टेक करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को। एनरिचमेंट, सिंगल सेल्ड एनिमल नीड्स लेस एनर्जी। जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा हैज़ रिलेटिवली smaller oxygen requirement. All the oxygen they need diffuses through their body surface. They give out carbon dioxide in the simple way through their body surface. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा, ये काफ़ी स्मॉल होते हैं। सिंगल सेल्ड मीन्स स्मॉल तो ऑब्वियसली होंगे। इन्हें स्मॉल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी के सरफेस से ही ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम वे से मीन्स इनकी बॉडी के सरफेस से ही गिव आउट मीन्स रिलीज़ हो जाती है। तो इन्हें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ब्रीथिंग, इन ब्रीथिंग एन ऑर्गेनिज्म टेक इन और इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीजेस और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्रीथिंग होती है प्रोसेस, उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सेल करते हैं। इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, डज नॉट लाइब्रेट एनर्जी। ये सेल्स के आउटसाइड प्लेस लेती है, मीन्स इसका जो वर्क होता है वो सेल के आउटसाइड होता है और ये एनर्जी को लाइब्रेट नहीं करती। डिफरेंट ऑर्गन्स कैरी आउट द ब्रीथिंग प्रोसेस इन वेरियस वेज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड एनवायरनमेंट। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रीथिंग प्रोसेस को डिफरेंट वेज से करते हैं। किस पे डिपेंड होता है? साइज पे और इनके एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जांपल अमीबा एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद द एनवायरनमेंट थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। जो अमीबा होता है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। अब डिफरेंस पढ़ते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में। देखिए, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या होती है? बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। और ब्रीथिंग क्या होती है? फिजिकल प्रोसेस होती है। इट अकर्स इन एवरी लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन हर एक लिविंग सेल में होती है। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो हर एक जो लिविंग सेल है हमारी बॉडी में उन सभी में होती है। इट इन्वॉल्व्स मेनली द लंग्स ऑफ बॉडी। जो ब्रीथिंग होती है वो मेनली लंग्स में ही होती है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करती है कि ब्रेक डाउन हो ग्लूकोज का और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो। It involves the exchange of oxygen and carbon dioxide through the water organs, through the body organs. जो ब्रीथिंग होती है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन लाइब्रेट्स एनर्जी। जो रेस्पिरेशन होती है वो एनर्जी को लाइब्रेट करती है, बट ब्रीथिंग एनर्जी को लाइब्रेट नहीं करती है। इट डज नॉट लाइब्रेट एनर्जी। इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल। जो रेस्पिरेशन होती है वो जो हमारी सेल्स होते हैं उनके अंदर होती है। इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स। और जो ब्रीथिंग होती है वो सेल्स के आउटसाइड होती है। फैक्ट जोन, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज रेगुलेटेड बाय नर्व्स प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो रेगुलेट करते हैं नर्व्स जो कि प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी सेंट्रल ऑफ ब्रेन में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन बीइंग हैज़ डेवलप्ड respiratory system that comprises of nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, alveoli। ह्यूमन बॉडी में बच्चों जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें जो होता है वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है।
जिसमें कि क्या क्या होता है, उसमें नोज़ होती है, नेज़ल कैविटी होती है, फेरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स होते हैं, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होते हैं और एल्विली होते हैं। In human respiratory systems, lungs are main respiratory organs where exchange of gas take place. जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उनमें लंग्स मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें कि गैसेस एक्सचेंज होती हैं। नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, सबसे पहले जो ऑर्गन है वो है नोज़ एंड नेज़ल कैविटी। Air enters the body through the nose. Externally, the nose consists of two nostrils. The inner wall of nasal cavity is lined with hair and mucus. बच्चों, जो एयर होती है वो एंटर कहाँ से करती है? नोज से। और जो एक्सटर्नली हम देखते हैं तो नोज़ में क्या होते हैं? 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं। और जो इनर वॉल होती है नेज़ल कैविटी की, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड जम्प्स दैट एंटर्स अलोंग द इनहेल्ड एयर। जो हमारा हेयर्स होते हैं, जो हमारे हेयर्स होते हैं नोज़ में प्रेजेंट, वो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को और जम्प्स को, जैसे कि जो एंटर करते हैं इनहेल्ड एयर में, उनको ट्रैप कर लेते हैं। द म्यूकस मेक्स एयर पैसेज मॉइस्ट एंड स्टिकी। जो म्यूकस होता है प्रेजेंट नेज़ल कैविटी में, वो क्या करता है? वो एयर पैसेज को मॉइस्ट बना देता है और स्टिकी बना देता है। द मेम्ब्रेन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ नोज हैज सिलिया। The dust particles falling on the sticky surface are swept out by the cilia towards the throat, where they are either swelled or cuffed out to remove large foreign particles from the lungs. In this way, the inhaled air is cleaned before entering the lungs. म्यूकस जो होता है वो मॉइस्ट और स्टिकी बना देता है एयर पैसेज को। जो मेम्ब्रेन होती है, इनर लाइनिंग होती है नोज़ की, उसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स फॉल करते हैं स्टिकी सरफेस पर, या तो वो बाहर निकाल दिए जाते हैं सिलिका के द्वारा, या फिर वो अंदर स्वेल कर दिए जाते हैं तो एक लार्ज फॉरेन पार्टिकल्स के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं लंग्स से। इन दिस वे, इसी प्रोसेस से क्या होता है? इनहेल्ड जो एयर होती है वो क्लीन हो जाती है और एंटर करती है लंग्स में, मीन्स क्लीन एयर एंटर करती है लंग्स में। फेरिंग्स, नेज़ल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड द फेरिंग्स। अब जो नेज़ल कैविटी होती है उसके बाद एक शॉर्ट ट्यूब होता है जिसको कि हम फेरिंग्स कहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द नोज एंड माउथ. It leads to an air tube called trachea or windpipe and a food pipe called esophagus. The lower portion of pharynx leads to the larynx or voice box. बच्चों, ये कहाँ सिचुएटेड होता है? नोज़ के और माउथ के बिहाइंड. इट लीड्स टू एन एयर ट्यूब. देखो, फेरिंग्स के बाद क्या आता है? एक ट्यूब आता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया और विंड पाइप, और वहाँ पर फूड पाइप भी होता है, फूड ट्यूब भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस. जो लोअर पोर्शन होता है फेरिंग्स का, वहाँ पे फिर क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स, मीन्स वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन द ट्रैकिया अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोट. इट कंटेन्स फोल्ड्स ऑफ मसल्स टिश्यूज कॉल्ड vocal cord that vibrates with the passage of air and produce sounds. The larynx leads to the trachea. जो larynx होता है बच्चों, वो उसको हम voice box भी कहते हैं. ये कहाँ situated होता है? ये trachea के पास situated होता है. इट कंटेन्स फोल्ड्स. इसमें क्या होते हैं? कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मस्क्यूलर टिश्यूज के कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड. ये वाइब्रेट करते हैं जब एयर पास होती है और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. और लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रैकिया. ट्रैकिया जिसको कि हम क्या कहते हैं? विंड पाइप. ट्रैकिया इज अ लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स इन द नेक टू ब्रोंकाई इन द थोरैक्स कैविटी. बच्चों, जो ट्रैकिया होता है वो बहुत ही लंबा और मसल्स का बना हुआ ट्यूब होता है जो कि लैरिंग्स से लेकर और ब्रोंकाई तक
ब्रोंकाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। अब ये थोरेसिक कैविटी क्या है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था एब्डोमिनल कैविटी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे ज़्यादातर ऑर्गन्स थे वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट थे। तो जो हमारा डायफ्राम होता है उसके ऊपर की जो कैविटी होती है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो ये ब्रोंकाई जो प्रेजेंट होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ तक जाता है। The front opening of trachea, called glottis, is guarded by muscular flap called epiglottis। अब बच्चों जो फ्रंट ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, जिसको कि हम ग्लोटिस कहते हैं, इसके ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस क्लोज क्या क्लोज करता है? एपिग्लोटिस क्लोजेस द ट्रैकिया एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड। जब हम फूड को स्वेल करते हैं उस टाइम पर ये जो है एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और ट्रैकिया को उस टाइम पे जाने से बचाता है ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया में ना जा पाए। द बॉल ऑफ ट्रैकिया हैव सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स दैट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलेप्सिंग। बच्चों जो बॉल होती है ट्रैकिया की उसमें सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, मीन सी शेप कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं ट्रैकिया को कोलेप्सिंग में, कोलेप्स से प्रिवेंट करती हैं। द सेल्स लाइनिंग द ट्रैकिया ऑल्सो हैव सिलिया विच मूव्स डस्ट पार्टिकल्स अवे फ्रॉम लंग्स। जो सेल्स होती हैं जो मतलब ट्रैकिया होता है उसमें जो सेल लाइनिंग होती है उसमें भी सिलिया प्रेजेंट होता है, जो कि सिलिया क्या करते हैं? सिलिया जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको दूर ले जाते हैं लंग्स से ताकि ये लंग्स तक ना पहुंच पाए। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। Trachea runs in the middle of chest up to a short distance between the two lungs where it is divided into two bronchi और singular form में bronchus, the left bronchus and the right bronchus। बच्चों जो ट्रैकिया होता है वो मिडल चेस्ट अब तक जाता है और ये शॉर्ट और ये दो लंग्स को डिवाइड करता है जिसको कि हम टू ब्रोंकाइज भी कहते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस एंड right bronchus। After passing through the trachea, the air enters each bronchus and finally enters the lungs। जब ये पास हो जाती है, जो एयर होती है वो पास हो जाती है ट्रैकिया से, फिर ये फाइनली एंटर करती है लंग्स में और हर एक ब्रोंकस में। In the lungs, air is pulled into fine branches of bronchi and eventually enters microscopic ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। बच्चों जो एयर पास होती है वो पुल की जाती है फाइन ब्रांचेस में जिनको कि हम ब्रोंकाइस कहते हैं और फिर ये कहाँ एंटर करती है? माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस में, मीन्स बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में जिसको कि हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स आर स्लाइटली थिकर देन दी ब्रोंकाई। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं ब्रोंकाई की कंपैरिजन। द सिलिया लाइनिंग ऑफ the bronchis and bronchioles also helps to remove small foreign particles। जो सिलिया लाइनिंग होती है ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की वो हेल्प करती है रिमूव करने में स्मॉल फॉरेन पार्टिकल्स को। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अदर एनिमल्स। अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? फिश। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज द गिल्स। Each gill has a pair of gill filaments and covered by a gill cover or operculum। बच्चों जो फिश होती है वो उसका जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? गिल्स। और हर एक गिल्स में पेयर ऑफ गिल्स फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? गिल फिलामेंट होते हैं जो कि कवर रहते हैं ओपरक्यूलम और गिल कवर से। फ्रॉग। इट कैन ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड लंग्स बोथ। फ्रॉग जो होता है वो स्किन और लंग्स दोनों के द्वारा ही रेस्पिरेशन कर सकता है, ब्रीथिंग कर सकता है। इंसेक्ट्स दे आर ब्रीथ थ्रू ट्रैकिया। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू ब्रीथ करते हैं। लंग्स। लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी
elastic organs. They lie in the thoracic cavity protected by rib cage and the rest of muscular seat called the diaphragm. जो लंग होते हैं बच्चों वो पेयर में होते हैं और वो स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं, वो थोरेसिस कैविटी में लाई करते हैं, मीन्स सिचुएटेड होते हैं थोरेसिस कैविटी में और प्रोटेक्टेड रहते हैं रिब केज के द्वारा। और एक रेस्ट में एक नीचे जो होती है मस्कुलर सीट होती है जिसको हम डायफ्रेगम कहते हैं। लंग्स आर प्रोटेक्टेड आउटसाइड बाय मेम्ब्रेनस कॉल्ड आउटर प्ल्यूरा एंड इनर प्ल्यूरा। जो लंग्स होते हैं बच्चों वो प्रोटेक्टेड रहते हैं आउटसाइड टू मेम्ब्रेन से। एक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आउटर प्ल्यूरा और इनर जो होती है उसको कहते हैं हम इनर प्ल्यूरा। द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेनस इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड द प्ल्यूरल फ्लूइड। जो स्पेस होती है इन दो मेम्ब्रेन के बीच की उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम प्ल्यूरल फ्लूइड भी कहते हैं। इट कीप्स द लंग्स सरफेस मॉइस्ट फॉर एवरी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये क्या करता है, ये लंग्स के सरफेस को मॉइस्ट करता है और इजी डिफ्यूजन में हेल्प करता है गैसेस के। द प्ल्यूरल फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड लिब्रिकेशन फॉर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डैमेज ड्यू टू फ्रिक्शन। और जो प्ल्यूरल फ्लूइड होता है जब जैसे कि जो लंग होता है वो एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे फ्रिक्शन से बचाता है, कोई भी डैमेज ना हो फ्रिक्शन से, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। बोथ द लंग्स ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस ऑफ थोरेसिस कैविटी। They are located close to the thoracic wall and their lower parts rest on diaphragm. The left lung is slightly smaller and has 2 lobes where the right lung has 3 lobes. बच्चों जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है और उसमें 2 lobes प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा राइट लंग होता है वहाँ पे 3 lobes प्रेजेंट होते हैं। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है एल्वुलाई। फाइनली हम एल्वुलाई तक आ गए हैं, मीन्स ये बेसिक यूनिट है। देखिए ब्रोंक्यूल्स कनेक्टेड टू टाइनी डक्ट्स दैट लीड्स इनटू द एयर सैक कॉल्ड एल्वुलर सैक। ईच एयर सैक हैज़ अ ग्रुप ऑफ एल्वुलाई विच आर यूजुअली सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं बच्चों वो कनेक्टेड रहते हैं टाइनी डक्ट से और कहाँ पर जाके खुलते हैं, एयर सैक में, और उस एयर सैक को हम क्या कहते हैं, एल्वुलर सैक। और हर एक एयर सैक में ग्रुप ऑफ एल्वुलाइज होते हैं जो कि सराउंडेड रहते हैं ब्लड कैपिलरीज से। द गैसियस एक्सचेंज अकर इन द एल्वुली ऑफ लंग्स। बच्चों जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वुलाई में ही होता है, जो लंग्स में एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं उन्हीं में होता है। ब्लड प्रेजेंट इन दी कैपिलरीज कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन एल्वुलर एयर। जो ब्लड प्रेजेंट होता है कैपिलरीज में वो कंटेन करता है मोर कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वुलर एयर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट होती है। सिंस द एल्वुली कंटेन inhaled oxygen rich air, there is more oxygen in alveoli than in the blood। जो एल्वुलाई कंटेन करती है वो क्या कंटेन करती है, इनहेल्ड ऑक्सीजन कंटेन करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ब्लड मतलब ऑक्सीजन को कंटेन करती है और ब्लड से ज़्यादा कंटेन करती है ऑक्सीजन को। द ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द capillaries from the alveoli in the similar manner carbon dioxide diffuses into the alveoli from the capillaries। जो ऑक्सीजन होती है बच्चों वो डिफ्यूज़ कर जाती है कैपिलरीज में एल्वुलाई से और सेम मैनर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिफ्यूज़ कर जाती है एल्वुलाई में और कहाँ से, कैपिलरीज से। अब कैपिलरीज द्वारा जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये देखिए डायग्राम है एल्वुलाई का, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें जो ब्लड वेसल हैं वो पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखिए लेकर आ रही हैं, फिर ये एल्वुलस है
और फिर बाद में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही हैं। ये देखिए ऑक्सीजन ब्लड को लेकर जा रही हैं। सो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।